हेलो दोस्तों, सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मैरी चैरी चूहा फिल्म की कहानी एक्सप्लेन करूंगा। फिल्म स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अकेले स्कूल बिल्डिंग में घूम रही थी। वहाँ वो एक अर्बन लेजेंड का रिचुअल भी करती है। तभी वहाँ एक भयानक इविल फोर्स उस पर हमला कर देती है। फिर हमें पता चलता है कि ये स्टोरी रियल नहीं है, बल्कि ये कैरन नाम की एक लड़की अपने दोस्त को सुना रही थी। उसकी दोस्त, जिसका नाम फेथ था, वो बहुत डर जाती है और कैरन उसे संभालती है। फेथ वापस से कैरन को कहानी सुना लगती है। ये स्टोरी 1993 की है और ये लोग रेजिना कैलियो एकेडमी में पढ़ती है। हमें यहाँ पता चलता है कि कैरन को हॉरर, अर्बन लेजेंड्स और कैंपल हॉन्टिंग वगैरह की कहानी बहुत पसंद थी। कैरन यहाँ एक अर्बन लेजेंड की कहानी सुनाती है जिसका नाम मैरी चैरी चूहा है, जो कि फिल्म का नाम भी है। हमें यहाँ ये पता चलता है कि बिल्डिंग में मैरी का नाम तक लेना माना था। फिर वो दोनों पूल एरिया के पास जाती है जो कि बिल्कुल अबैंडन था। वहाँ पर हम एक बेंच देखते हैं जहाँ पे मैरी चैरी चूहा लिखा हुआ था। कैरन यहाँ कहानी बताने लगती है जो कि 1965 की थी, जहाँ मैरी रेजिना कैली एकेडमी में पढ़ती थी। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी, वो एक टॉपर भी थी। लेकिन एक दिन पूल एरिया में उसकी डेड बॉडी मिलती है जिसकी दोषी जेनेटर को माना जाता है और जेनेटर को जेल हो जाती है। 2 साल पहले जेनेटर ही मर गया, लेकिन कई लोगों का ये कहना होता है कि मैरी की आत्मा वहीं भटक रही है आज भी। उसके बाद वो दोनों रिचुअल करती है और मैरी को बुलाने लगती है। रिचुअल हो भी जा रहा था, लेकिन फेथ अचानक एक पूल में गिर जाती है। फेथ की तबीयत खराब हो जाती है। कैरन अपना हॉलिडे मनाने अपने अंकल आंटी के घर गई हुई थी। यहाँ फेथ को स्कूल से वार्निंग मिल गई थी क्योंकि फेथ के मार्क्स बहुत ही कम थे। हमें यहाँ पता चलता है कि फेथ अपनी नर्सिंग की तैयारी कर रही थी। सॉरी, नो नो, फेथ की बहन नर्सिंग की तैयारी कर रही थी, इसलिए वो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। इसलिए वो उसे अपने आंटी के घर भेज देती है। जब वो वहाँ आती है तो फेथ की बहन फेथ को पढ़ाई पे ध्यान देने कहती है। अगले दिन कैरन स्कूल में थी, लेकिन कोई उससे बात नहीं कर रहा था। फेथ भी अब कैरन से बात नहीं कर रही थी। क्लास में भी कोई उससे बात नहीं कर रहा था। तभी वहाँ मंजानो आता है जो कि पेको नाम के एक स्टूडेंट्स को डांटते हैं क्योंकि वो कैरन को परेशान कर रहा था। वो सबको पढ़ाते हैं और वो असाइनमेंट देते हैं जो कि पार्टनर्स को मिलकर कंप्लीट करना था। कैरन फेथ को अपना पार्टनर बनाना चाहती थी, लेकिन फेथ मना कर देती है। घर पर फेथ अपने बहन के हाथ में मैरी वाले न्यूज़ के पेपर कटिंग्स देखते हैं और मैरी गुस्सा हो जाती है। फिर हमको रेन को अपने स्कूल में देखते हैं जो कि अपने टॉपिक अनकवर्ड के बारे में बताती है, जो कि मैरी वाले केस पर था। लेकिन टीचर मैरी को कहते हैं कि ये केस सॉल्व हो चुका है, लेकिन मैरी कहती है कि केस सॉल्व नहीं हुआ है। टीचर उसके टॉपिक को पसंद करते हैं और इसी पे काम करने बोलते हैं और उसका पार्टनर पाको को बनाया जाता है। पहले तो पाको मना करता है, लेकिन फिर टीचर उसे कहते हैं तो उसे मानना ही पड़ता है। टीचर उससे पूछते हैं कि तुम इस टॉपिक पर काम क्यों करना चाहती हो। कैरन कहती है कि उसे एडवेंचर्स पसंद है। कैरन पाको के सारे स्कूल के पूल में होती है और कहती है कि उन्हें मैरी के स्पिरिट से कनेक्ट करना होगा, लेकिन पाको वहाँ से चला जाता है डर के। फिर वो कैंडल लाइट करके उसके स्पिरिट से बात करने की कोशिश करती है। वो अपना नाम बताती है जो नहीं बता पाई थी। कैरन आर्काइव रूम में जाती है ताकि वो पुराने फोटोज वगैरह देख पाए। यहाँ उसे मैरी वाले बैच की फ़ोटो मिल जाती है, लेकिन मैरी के चेहरे क्रॉस मार्क किया हुआ था जो कि कैरन को अच्छा नहीं लगता। वहाँ वो एक मैनेक्विन देखते हैं जो मूव हो जाती है और अनकवर्ड भी होती है। कैरन वहाँ से चली जाती है और तभी हम मैरी के स्पिरिट देखते हैं। वो मिस्टर मल्सूनो के पास जाके मैरी वाली बात बताती है। मिस्टर मल्सूनो यह बताते हैं कि सच्ची उनके समय पे भी मैरी का नाम कोई नहीं लेता था। मिस्टर मंजानो कहते हैं कि तुम ये साबित कैसे करोगे कि मैरी को जेनेटर नहीं मारा है। फिर वो मैरी की स्पिरिट से बात करने की कोशिश करती है कि कोई तुम्हारे बारे में बात क्यों नहीं करना चाहता। तभी हम मैरी की आवाज़ सुनते हैं जो कि कहती है कि मिस्टर एमेलियो, उसके साथ ऐसा ना करो। लेकिन ये सब बस कैरन का नाइटमेयर था और कैरन चौंक के उठती है। नेक्स्ट दिन एक टीचर कैरन को भी मैरी के बारे में बात करने से मना करती है। यहाँ हम देख पाते हैं कैरन और कुछ दूसरे स्टूडेंट्स को भी मैरी हॉन्ट कर रही थी। तभी मिस्टर मंजानो पेको से कहते हैं कि वो खुद किसी से बात करेंगे उसकी मदद करने के लिए, और पेको को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उन्हें बताने बोलते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम कैरन को देखते हैं जो कि कैंटीन लेडी के पास बैठी थी और कैंटीन लेडी उसे बताती है कि मैरी की क्लास एडवाइजर मिसेस एस्ट्रेला के पास जाके मैरी के बारे में कुछ बताने के लिए कहने बोलती है। रात को हम मैरी की आत्मा को स्कूल में भटकते देखते हैं। नेक्स्ट डे कैरन स्कूल जाती है और उसे एक पेपर मिलता है जिस पर वैग कैंग लेनिंगोन लिखा हुआ था। इसका मतलब यह था कि पीछे मत देखना, लेकिन वो पीछे देखती है और मैरी की लाश उसे पीछे दिखाई देती है जो कि लटकी हुई थी। फिर मैरी फेथ को कहती है कि एमेलियो उसके ग्रैंडफादर थे जो कि मरते दम तक ये बोलते रहे कि उन्होंने मैरी को नहीं मारा। और कैरन मैरी के बारे में पता लगाना चाहती है। मिस्टर मंजानियो पेको से इस केस के बारे में पूछते हैं और पेको बताता है कि कैरन को मैरी क्लास के अंदर लटकी हुई दिखी थी। फिर हम कैरन और फेथ को देखते हैं जो कि मिस्टर एस्टोले से मिलने आई थी। मिस्टर एस्टोले कहती है कि उन्होंने स्कूल को बहुत कुछ दिया है और इसलिए स्कूल उनका ध्यान रख रहा है। फिर मिसेस एस्ट्रेलो कहती है कि मैरी एक ब्रिलियंट लड़की थी। फिर एस्ट्रेलो कहती है कि एमेलियो ने ही मैरी को मारा था। प्रिंसिपल यहाँ मिस्टर मंजानो को मैरी के केस के बारे में बच्चों को रिसर्च करवाने के लिए मना करते हैं। कैरन लाइब्रेरी में एक बुक पाती है जिसमें एक लेटर था जिसे मैरी ने ही लिखा था और उसे पढ़कर कैरी समझ जाती है कि मैरी प्रेग्नेंट हो गई थी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि इनका असाइनमेंट चेंज हो चुका है और पोइट्री का कर गया है। इसके बाद कैरन मैरी का पेपर एम्प्टी मंजानो को दिखाती है। अगले दिन वीकेंड के समय कैरन मिस्टर मंजानो को मैरी की आत्मा से बात करने के लिए मना कर लेती है। फिर कैरन घर पर होती है और लीना उससे कहती है कि वो एग्ज़ाम में फेल हो गई और उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब चीज़ों पे। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाके मिस्टर मंजानो से मिलती है और मैरी के स्पिरिट से बात करने लगती है। यहाँ वह असली बात पता चलती है, जहाँ हमें पता चलता है कि मैरी यहाँ ओका के बच्चे से ही प्रेग्नेंट हुई थी। ये बात ओका को पता थी। उस रात ओका से उसकी बहस हुई थी, उसने धोखे से उसे मार दिया, फिर उसके बॉडी को लटका दिया ताकि वो सुसाइड लगे, लेकिन ओका की माँ ने उसका साथ दिया और बॉडी को पूल के पास प्लेस करके एमेलियो के आने पर उसे विक्टिम बना दिया। इसलिए ओका बच गया और एमेलियो फंस गया। यहाँ हमें एक और बात पता चलता है कि ओका और कोई नहीं बल्कि एम्प्टी मंजानो ही है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए वो इस केस में इतना इंटरेस्टेड था। यहाँ हमें एक और चीज़ पता चलती है कि ओका की माँ मिस एस्ट्रेला है जो डायमेंशिया का नाटक करती है। ओका यहाँ कैरन को बांध कर स्कूल के पीछे लेके आते हैं और पेको इस चीज़ को देख लेता है, लेकिन वो उसे पीट कर वहीं बांध देता है। लीना और फेथ पेको घुराती है और अब कैरन को बचाने जाती है, जिसे ओका फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाने लगता है, लेकिन वो बच जाती है और ओका को ही लटका देती है। तभी मिसेस एस्ट्रेला भी मारी जाती है। तभी वो तीनों वहाँ आ जाते हैं और ओका को रस्सी में लटका देते हैं और ओका मारा जाता है, जिसे मैरी की स्पिरिट अपने साथ आफ्टर लाइफ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में लीना कैरन के पास आती है और उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी फेथ वहाँ आकर कैरन से बात करती है। फेथ को उस दिन अस्थमा अटैक आ गया था और वो मर गई थी, जिसके गिल्ट में कैरन आज भी थी। फिर हमें पता चलता है कि फेथ तो उसी दिन अस्थमा की वजह से मर गई थी, लेकिन अब सब कुछ सही हो गया था। मूवी के लास्ट सीन में हम कैरन और पेको को देखते हैं जो कि अब दोस्त बन गए थे और मूवी के लास्ट सीन में हम इनके पीछे ओका और मैरी की डेड बॉडी को लटका हुआ देखते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है।